तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा संविधान कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद में आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होने वाला है। कारण है कि हम एक और तो बात करते हैं फेडरलिज्म की, यानी कि फेडरलिज्म वो जहां पर राज्य और केंद्र के बीच में हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि राइट्स को लेकर के हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन एक और हम एक बात जरूर भूल जाते हैं, वो है ड्यूटीज, यानी कि राज्य के अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप देखेंगे कि यहां राज्य अपने कर्तव्य निभाता हुआ नजर नहीं आता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के 50% से ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने एफआरबीएम एक्ट की 3% की जो सीमा है उसको लांघ दिया है। 3% की सीमा है। अपना राजकोषीय जो घाटा है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा दिख रही है। देखिए, संकट की वर्तमान स्थिति का कारण क्या है? 68 लाख करोड़ का जो कुल कर्ज आपको दिखाई पड़ेगा 2024 तक का ये डेटा जो है वो आता है। जीडीपी का लगभग 23% जो है ये डेटा है, यानी कि कर्ज जो है वो जीडीपी का 23% तक आ चुका है। राज्यों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब इसकी सेहत के लिए 5 हमें ऐसे स्तंभ हैं जो कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कह सकते हो, कि अगर ये 5 हैं और इनमें अगर आप इंप्रूवमेंट देखते हैं तो कह सकते हैं कि देखिए फिस्कल हेल्थ जो है स्टेट की अच्छी है। जैसे पहला क्या आप देखोगे, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी राज्य खर्च कर रहे हैं वो कहां पर खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो रेवेन्यू अकाउंट पर खर्च कर रहे हैं या कैपिटल अकाउंट से खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो राज्य खर्च कर रहे हैं क्या वो नई परिसंपत्तियां जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जो आने वाले समय में दोबारा से रेवेन्यू जनरेट करेंगी, या फिर वो जो पैसे हैं वो फ्रीबीज के लिए दिए जा रहे हैं, या दैनिक दैनिक जो खर्च है जैसे कि तनख्वाह हो गया, पेंशन हो गया, या फिर लोक लुभावन वाली जो चुनाव जीतने के लिए जो स्कीम होती हैं उनको फंड करना हो गया। तो ये जो राज्य है खर्च कहां कर रहा है, ये पहला जो इंडेक्स है वो ये है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है। और दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। इसका अर्थ यह है कि राज्य जो भी रेवेन्यू खर्च कर रहा है उसको किस तरीका से मोबिलाइज कर रहा है, यानी कि राज्य जो अपने खर्च है उनके लिए, यानी कि ऑन टैक्सेस में कितना राजस्व उत्पन्न कर रहा है, यानी कि राज्य जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ताकि वो केंद्र पर अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए निर्भर ना हो। और तीसरा है फिस्कल प्रूडेंस, यानी कि जो जीएसडीपी होती है, यानी कि स्टेट का जो जीडीपी होता है उसके प्रतिशत के रूप में राजकोषीय और राजस्व घाटा जो है वो कितना है, जो कि अगर आप देखोगे एफआरबीएम एक्ट के तहत जो है वो 3% होनी चाहिए। लेकिन ये 3% की जो सीमा है वो लांघ चुके हैं। अब मैं आज आपको पूरा इसे विस्तार से मैं बताने वाला हूं। और चौथा इंडेक्स है वो है डेट इंडेक्स, यानी कि ब्याज भुगतान, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना है। अब जैसे राज्य का जितना भी बजट है उसका कितना प्रतिशत जो है वो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाने में। और पांचवा जो है इंडेक्स है वो है डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि क्या राज्य का जो जीडीपी है और उसका जो ब्याज दर भुगतान है उसके बाद में क्या वास्तव में जो राज्य है वो उन्नति के लिए कुछ पैसे बचा पाता है, जिसे बोलते हैं ग्रिड कॉन्सेप्ट। में आगे आप इसमें बताने वाला हूं। तो ये जो 5 इंडिकेटर्स हैं, क्या वास्तव में जो हमारे स्टेट्स हैं वो ये पांचों पर कैसे खरे उतरते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको बता देता हूं कि ये चिंताजनक है। देखिए, 18 प्रमुख ऐसे राज्य हैं, 18 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जो ये पांचों इंडिकेटर्स हैं इन पर खरे नहीं उतरते हैं। उड़ीसा, गोवा, झारखंड, ये सारे, लेकिन जैसे पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे एस्पायरेशनल हैं। और शीर्ष राज्य अगर देखा जाए उड़ीसा, गोवा, झारखंड जैसे राज्य हैं। वहीं आप उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों को देखोगे जिसमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर ये एस्पायरेशनल स्टेट्स हैं इस सूची में जो मैं आपको अभी बताया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। देखिए, 5 सूत्रीय जो सर्वाइवल किट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। पहला है राजस्व बढ़ाएं, यानी कि ये सुझाव है कि करना क्या है अब इन स्टेट्स को। पहला है राजस्व बढ़ाएं, यानी कि स्टेट्स को जो अपने एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे ताकि आने वाले समय में ये जो आप आज जो खर्च कर रहे हैं वो आने वाले समय में 2 साल 3 साल बाद आपको रेवेन्यू जनरेट करके देने लगे। दूसरा पॉइंट दिया है खर्चों को नियंत्रित करें। इसका मतलब है जो फ्रीबीज है या ऐसे खर्च जिनको आप बच सकते हैं उनसे राज्य को बचना चाहिए। तीसरा,
फ्रीबीज और तर्कसंगत बनाएं। इसका मतलब है कि जितनी भी अपनी पॉलिसीज हैं उनको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही नहीं बल्कि राज्य और अपने देश के प्रति भी सोचना होगा। चौथा है मध्य अवधि की योजनाएं, यानी कि आपको ऐसी योजनाएं बनानी है जिनका बीच बीच में आकलन भी होते रहना चाहिए कि जमीन पर इसका इंपैक्ट कितना है। और पांचवा है उधार का सही उपयोग करें, और इसमें जब उधार का सही उपयोग करने की बात आती है तो इसमें आता है कि आप इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा करना है, वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। देखिए उधार लेने का जो नियम है वो तभी आपको फायदा देता है कि अगर आपने उधार लिया है तो उस उधार से ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपसे 1 से 2 साल के अंदर वो पैसा जनरेट करना शुरू कर दे। अगर आपने कर्ज लिया और उससे सिर्फ आपने अपनी हेल्थ बना लिया, बॉडी बना लिया, और वो बॉडी आपको जो है कुछ भी जनरेट करके नहीं दे रही है, तो फिर ये जो कर्ज है वो आपको ले डूबेगा। इसीलिए कहते हैं कि कर्ज जो है वो गलत नहीं है, कर्ज सही है, लेकिन उसका सही से उपयोग होते होना चाहिए, यानी कि उसको ऐसा इन्वेस्ट करना है ताकि ये जो पैसा है बाद में पैसा जनरेट करने लगे। अब देखिए यहां पर उदाहरण के लिए दिया गया है कि पंजाब के अंदर जो बिजली है उस पर 90% तक जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, जबकि आप सोचिए कि एक बार ही पैसा जाएगा तो इससे क्या क्रिएट होने वाला है। ये भी पेंशन का जो बोझ है वो भी बढ़ रहा है, फ्रीबी कल्चर जो है उसकी वजह से भी ये जो स्थिति है आज स्टेट्स की बन चुकी है, और ये दिखाने वाला है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अब देखिए मैं आगे बढ़ूं इससे पहले 2 प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर ये 2 प्रश्नों का आप जवाब दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो कर्ज लिया है उसकी सस्टेनेबिलिटी को GRID, ग्रोथ इंटरेस्ट रेट एंड डिफरेंशियल अवधारणा के आधार पर मापा जाता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, राज्यों का स्वयं का राजस्व यानी कि ऑन टैक्स रेवेन्यू कुल राजस्व का 40% होने पर उन्हें अचीवर श्रेणी में रखा जाता है। अब आपको बताना होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया गया केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। अगर आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, राज्यों के ऋण संकट के कारणों में स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन शामिल है। उधारी का गोल्डन रूल यानी कि गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग क्या निर्देशित करता है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना होगा क्या सही है। पहला, उधारी का उपयोग केवल पुरानी देनदारियों को चुकाने के लिए होना चाहिए। दूसरा, उधारी का उपयोग केवल नए भविष्य के यानी कि फ्यूचर असेट्स बनाने के लिए किया जाना चाहिए। तीसरा, उधारी को राजस्व प्राप्ति का 15% तक सीमित रखा जाना चाहिए। और चौथा, उधारी का उपयोग केवल अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर के लिए होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये मिल जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से क्या है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 की अनुमानित ग्रोथ रेट जो है वो 7.5% जो है उसको बताया गया है। दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। एक और तो आपको इस तरीका का जो है गोल्डन स्वर्णिम भविष्य दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरी ओर देखते हैं तो हमें अपने राज्यों की स्थिति दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि बाहर से आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो भारत, क्योंकि भारत तो राज्यों का संघ है ना, कि राज्य अगर नीचे गिरते हैं, राज्य अगर कर्ज में डूबते हैं तो उसको आप सोच सकिए कि भारत ही नीचे डूब रहा है, क्योंकि भारत तो एक राज्यों का संघ है। अब राज्य का जो कुल कर्ज है वो 2024 तक अगर देखा जाए तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो भारत के स्टेट्स के ऊपर है। कर्ज जो है वो जीडीपी का अनुपात अगर देखा जाए तो 23% तक पहुंच चुका है इन राज्यों का। 18 राज्य जो है FRBM की 3% जो राजकोषीय घाटा है यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी जो सीमा है उसको लांघ चुके हैं। भारत में कुल सार्वजनिक खर्च का 2/3 हिस्सा राज्य सरकारें करती हैं। यदि राज्य विफल होते हैं तो इसका मतलब है कि 75% भारत जो है वो विफल हो जाएगा। अगर राज्य विफल होते हैं तो राष्ट्रीय ढांचा विकास का जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। अब जो मैंने 5 आपको बताए थे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो बताता है वो 5 कौन कौन से नियम है। पहला मैंने आपको बताया था क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा मैंने बताया था रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, तीसरा है फिजिकल प्रूडेंस, चौथा है डेट इंडेक्स और पांचवा है डेट सस्टेनेबिलिटी। तो ये मैंने आपको विस्तार से बता दिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में कि भाई आपको पैसा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करना है। इसका मतलब है कि ऐसा पैसा खर्च करो जो आने वाले समय में आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करे। दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी कि राजस्व राज्य जो है अपना कुछ ऐसा क्रिएट करें ताकि उनको केंद्र पर ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े, वो अपने आप अपने टैक्स से या फिर ऐसी परिसंपत्तियां क्रिएट करें जिससे वो सस्टेनेबल हो पाए। तीसरा फिजिकल प्रूडेंस यानी कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप
में 3% का जो राजस्व घाटा है उससे ज्यादा ना जाए। और डेट इंडेक्स यानी कि आप जो भी पूरा आपका जो बजट है उसका कितना प्रतिशत सिर्फ ब्याज चुकाने में दे रहे हैं। और पांचवा यानी कि डेट सस्टेनेबिलिटी, राज्य को उतना ही उधार लेना है जितना वो चुकता कर सके, ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर के वो डिफॉल्टर हो जाए। देखिए एक पैमाना सब पर लागू नहीं हो सकता। राज्यों का वर्गीकरण आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 5th शेड्यूल के स्टेट भी हैं जहां पर राज्य जो है उसका हिस्सा ज्यादा होता है केंद्र के बजट में, यानी कि केंद्र उनको ज्यादा पैसा देता है, खासकर जो हिली स्टेट है, जो ट्राइबल स्टेट है। इसका मतलब यह है कि वहां पर ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है, या वो राज्य अभी इतने विकसित नहीं हो पाए हैं कि वो अपना जो है इतना जो बजट है वो जनरेट कर लें कि अपने राज्य को सस्टेन कर पाए। तो 18 प्रमुख राज्य जिनमें कि 18 मेजर स्टेट वित्तीय गतिशीलता और राजस्व के स्रोत अलग अलग है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पर आधारित औद्योगिक निर्भरता पर भी ऐसे राज्य हैं जो निर्भर है। अब जैसे 10 पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य जो हैं उनको इस श्रेणी से बाहर रखा जाता है। कारण मैंने जैसे कि बताया कि राज्य यानी कि केंद्र की जो हिस्सेदारी है बजट में इनको ज्यादा मिलता है। भौगोलिक चुनौतियां हैं इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो पाता, इसलिए सरकार इनको ज्यादा प्रोत्साहन यानी कि ज्यादा पैसा देती है। स्वयं के राज्य स्रोत जो है वो सीमित होते हैं और केंद्र सरकार के फंड जो होता है उन पर ज्यादा निर्भरता इनकी होती है। यही कारण है कि आप ये जो हिली स्टेट्स जो होते हैं या ट्राइबल स्टेट्स जो होते हैं उनको इससे बाहर रखते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या कहती है? देखिए अगर हम इनको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर दो तरीका से बांट सकते हैं स्टेट को। पहले होते हैं अचीवर्स और दूसरे होते हैं एस्पायरेशनल। इसका मतलब है कि ऐसे राज्य कि जो अभी क्या है आप उनकी सेहत अच्छी समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी वो जो रिवेन्यू है वो ऐसा जनरेट कर रहे हैं कि अपने आप में राज्य केंद्र पर वो ज्यादा निर्भर नहीं है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि स्वयं का राजस्व, ऐसे स्टेट अचीवर्स होंगे जो 60% से ज्यादा जो है अपना रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं और 40% वो केंद्र पर निर्भर रहते हैं। लेकिन एस्पायरेशनल स्टेट ऐसे होते हैं कि जो न्यूनतम यानी कि केंद्र पर ही निर्भर होते हैं, यानी कि न्यूनतम जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू, अधिकांश वो जो है वो केंद्र पर निर्भर होते हैं। अगर आप इसका दूसरा पैरामीटर देखेंगे कि कैपिटल आउटले यानी कि पूंजीगत व्यय, जो अचीवर्स होते हैं वो अपनी जीडीपी का यानी कि जीएसडीपी बोलते हैं स्टेट के लिए, तो अपनी जीएसडीपी का 4 से 5% ऐसा इन्वेस्ट करते हैं कि जो आने वाले समय में यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले समय में ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा। लेकिन जो एस्पायरेशनल स्टेट होते हैं वो न्यूनतम पैसा यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट में जाकर ही निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना बजट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं और आने वाले समय में ये पैसा जो है वो जनरेट हो ही नहीं पाता दोबारा से। नेक्स्ट देखना राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो एफआरबीएम एक्ट की 3% की जो सीमा है, ये जो आपके ये जो अचीवर्स होते हैं यानी कि अचीवर श्रेणी के जो स्टेट होते हैं वो 3% की सीमा को नहीं लांघते। लेकिन ये जो एस्पायरेशनल होते हैं वो 3% की सीमा को लांघ जाते हैं बार बार। देखिए ब्याज का बोझ अगर देखा जाए कि इंटरेस्ट बर्डन कितना है, तो ये जो अचीवर्स हैं इन पर घटता हुआ और प्रबंधनीय बजट जो है वो रखते हैं। इसका मतलब है कि ये जरूर ऐसे स्टेट हैं जहां पर या तो किसी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो अचीवर स्टेट्स हैं यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं, या पर जो है आप देखे होंगे कि आपने, या फिर वहां उस स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है एफडीआई आता है, यानी कि औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य है, तभी वो अचीवर्स में आएगा। और जो ऐसे स्टेट हैं कि जो या तो फ्रीबीज टाइप का यानी कि जैसा तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक में भी आप देखेंगे, या फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां की जो स्थिति है आपको ये दिखेगी कि एफआरबीएम एक्ट की जो धारा 5 उसको जो है वो उल्लंघन करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये जो एस्पायरेशनल है वो राजस्व का 15 से 20% केवल ब्याज में चुका देते हैं, जबकि अचीवर्स जो है उनका जो प्रबंधनीय बजट है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब उत्कृष्ट प्रदर्शन और अचीवर क्लब्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पहला कौन आएगा अचीवर्स में? सबसे पहली रैंक है उड़ीसा की। इसका मतलब है उड़ीसा एक अचीवर्स राज्य है और ये अपने आप में बेहतर है, यानी कि सारे इसके इंडिकेटर्स ग्रीन है, बढ़िया। यानी कि अगर देखा जाए तो रन जो है इसके ऊपर यानी कि डेट टू जीएसडीपी रेशो जो है वो बिल्कुल सही है और इसमें आने वाले समय में और भी कमी आ रही है। माइनिंग रियल्टी रॉयल्टी से शानदार स्वयं का 60% राजस्व स्वयं जुटा लेते हैं। कारण है इसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज है। भारी खर्च केवल बिल चुकाने पर नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, यानी कि ये स्टेट जो है उड़ीसा ये ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। दूसरे नंबर पर गोवा। गोवा जो है वो पर्यटन टूरिज्म का क्षेत्र है, इसीलिए इसका जो है अच्छा प्रदर्शन है। और तीसरा है झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि फुटप्रिंट्स स्पेइंग यानी कि राजकोषीय अनुशासन और डेवलपमेंटल पर्पज पर फोकस ये रहता है, इसीलिए राज्य से यानी कि केंद्र से इनको ज्यादा बजट प्राप्त होता है। तो ये भी जो है अचीवर्स के अंदर है। अब देखिए
ट्रैप क्या है, जब खर्च भविष्य नहीं केवल वर्तमान चाहता है। पंजाब के अंदर देखिए कमोडिटी एक्सपेंडिचर अत्यधिक है, यहां पर मतलब है कि ये ज्यादा पैसा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि 90% जो है सब्सिडी पर केवल जो है वो जा रहा है, बिजली जो है वो मुफ्त दी जा रही है, पैसा भविष्य के असेट्स पर जो है वो नहीं खर्च किया जा रहा है, बल्कि आज जो है वो सही हो कल का कल देखेंगे। दूसरा है केरल, यानी कि ये भी आप जानते हैं कि ये सीपीआई के द्वारा जो केंद्र यानी कि एक तरीका से शासित राज्य है, पुरानी उधारी चुकाने में ही ज्यादा से ज्यादा इनका पैसा निकल जाता है, स्वयं का जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और इंडस्ट्रीज तो आप जानते हैं कि जहां पर सीपीआई जैसी सरकार होती है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, तो वहां इंडस्ट्रीज को तो टिक नहीं देते थे। बंगाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और तीसरा है हिमाचल प्रदेश, जो मैंने अभी आपको बताया, ओल्ड पेंशन स्कीम देने की वजह से इन्होंने क्या किया है आप जानते होंगे कि चुनावों में वादा किया था राहुल गांधी ने कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को लाएंगे, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम मैंने जैसे कि बताया कि ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो ऐसे खर्च आप बढ़ाओगे तो फिर आपको विकास के लिए जो पैसे चाहिए वो मिलेंगे नहीं, और राज्य जो है आपका पीछे चला जाएगा। अब 5 संरचनात्मक दरारें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। पहली क्या संरचनात्मक दरार है, कॉमोडिटी एक्सपेंडिचर, जो कि अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऐसा पैसा खर्च करना है कि जो वेतन पर हो, पेंशन पर हो, या फिर सब्सिडी हो, इस तरह के पैसा खर्च करने हैं। दूसरा एफआरबीएम एक्ट का उल्लंघन, यानी कि 3% जो आपको फिस्कल डेफिसिट की सीमा दी गई थी उसको लांघ करके आप ज्यादा डेफिसिट बजट खर्च कर रहे हैं ताकि आप किसी तरीका से चुनाव जीतें। तीसरा है मुफ्तखोरी, यानी कि एक तरीका से कॉम्पिटिटिव पॉपुलरिज्म जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है चुनाव जीतने के लिए या फिर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। चौथा है कर केंद्रीकरण, यानी कि जीएसटी के बाद राज्यों का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है और केंद्र का ही जो वर्चस्व है वो ज्यादा है, एक ये भी कारण है। और पांचवा है ऋण का दुरुपयोग, यानी कि कर्ज लिया जाता है लेकिन उसको एक्सपेंडिचर कैसे किया जाता है, यानी कि देना दैनिक तरीका से, यानी कि कमोडिटी एक्सपेंडिचर किया जाता है, जिससे नई असेट्स क्रिएट नहीं हो पाती और भविष्य में फिर राज्य जो है और ज्यादा कर्ज लेकर के नीचे चला जाता है। अब फ्रीबीज और स्वच्छता का संकट क्या है, पहला है मुफ्त की घोषणाएं, यानी कि फ्रीबीज चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी घोषणाएं जो है जारी कर देते हैं। दूसरा है कमिटमेंटेड खर्च, अब कमिटमेंट किया है तो उसका खर्च बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कम होना, यानी कि ऐसा पैसा कम खर्च होता है जिससे नई असेट्स क्रिएट हो। और चौथा है भविष्य के असेट्स नए बनाना। और पांचवा है कमाई कम होना और अधिक कर्ज होना, जिससे ये एक तरीका से एक विशियस साइकिल जो है वो बन जाती है। अब दूसरा है अनकंडीशनल और कंडीशनल, यानी कि देखा जाए तो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, बिना शर्त के पैसा बांटना, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी इसके लिए दी गई थी। और कंडीशनल क्या है कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनके लिए या फिर कुछ हद तक बिजली जो है वो भी देना, ये भी एक तरीका से कंडीशनल है ताकि जो समाज है उसका विकास हो पाए बराबर में, यानी कि सब कोई पीछे ना रह जाए, सब बराबर में हो। अब होता है ऑटोनॉमी का संकट, राज्य का 52 से 55% जो प्राप्तियां हैं वो नॉन डिस्क्रिशनरी है, यानी कि जिन पर किसी का सीधा जो नियंत्रण नहीं है। स्वयं के टैक्स, यानी कि सेल्स टैक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गया, चोरी पर एक बड़ी बाधा जो है ये हो गया, इनसे लेकर के ये आते हैं, लेकिन इतना ये जनरेट नहीं हो पाता ताकि इन्हें कर्ज ना लेना पड़े। अब आता है सर्वाइवल किट, राज्यों को दिवालिया होने से बचाने के 5 उपाय हैं। पहला है स्वयं के राजस्व को मजबूत करें, जो मैंने आपको बताए थे। दूसरा है कमोडिटी एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण करें। तीसरा है फ्रीबीज का रेशनलाइजेशन करें, इसका मतलब है कि उन्हीं लोगों को दिया जाए जो लोग वास्तव में इसकी जरूरत रखते हैं, और वास्तव में यह भी देखा जाए कि जिनको दिया जा रहा है क्या वास्तव में उनमें एक इंक्रीमेंटल कुछ है या नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आज आपने दिया 1 साल बाद भी अगर वो फैमिली वही है तो आप फिर इसका मतलब है कि वो एक तरीका से स्टेट पर एक बोझ है। देखिए चौथा है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि पैसा लीजिए तो उसको एक तरीका से कहां खर्च करना है, रोड्स बनाइए, पोर्ट्स बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बनाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाइए, ताकि आने वाले समय में ये रेवेन्यू जनरेट कर पाए। और पांचवा है मीडियम टर्म प्लानिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म में प्लान करना है, ऐसा नहीं कि 10 साल की एक बार स्कीम बना दी, नहीं, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि 2 साल के बाद फिर आप ये असेसमेंट कीजिए कि जो हमारी स्कीम है क्या वास्तव में वो समाज में बदलाव ला रही है या फिर चुनाव जीतने के लिए अच्छा है, तो ही ये होगा। अब देखिए वही है कि विस्तृत समाधान मैंने आपको बताया, और मैंने आपको जो 2 प्रश्न पूछे थे उनके भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला जो था क्वेश्चन, उसका आंसर केवल एक सत्य है, यानी कि पहला कथन सही है, डेट सस्टेनेबिलिटी यानी कि ग्रिड ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के आधार पर मापा जाता है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि अचीवर श्रेणी के लिए राज्योयों का स्वयं का कर राजस्व 60% होना चाहिए, 40 नहीं। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए इसका आंसर है बी सही है, यानी कि उधारी का गोल्डन रूल स्पष्ट से
कहता है कि कर्ज का उपयोग हमेशा भविष्य के लिए नए असेट्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च करना चाहिए। अगर आप उस पैसे को पेंशन, वेतन या पुराने बिल चुकाने में करते हैं तो ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था वो यही था कि वैसे तो भारत जो है एक शाइनिंग इंडिया है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो अंदर की जो दरारें हैं वो जो है और ज्यादा वाइड होती जा रही हैं। हमारे जो केंद्र को इस पर सोचना होगा, और जो राज्य कहते हैं कि भैया ये राज्य और केंद्र के बीच का जो संबंध है वो ज्यादा अच्छे हो, तो आपको जो है आर्थिक रूप से स्वायत्त होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीका से डेफिसिट में जाएंगे तो फिर ज्यादा अधिकारों की मांग आप केंद्र से नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा।